Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये हमारी पार्ट सेकेंड वीडियो है और अगर आपने इस चैप्टर की पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया था, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस जो हैं हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज के, फ्लोरा और फौना। तो लॉस मीन्स वी आर लूजिंग दोज बायोडाइवर्सिटी, या फिर वो एक्सटेंड हो रहे हैं या फिर वो वल्नरेबल रेंज में आ गए। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले समझते हैं कि जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बताती है कि कौन सी स्पीशीज एक्सटेंट हो गई हैं, कौन सी स्पीशीज खतरे में है और कौन सी स्पीशीज के लिए हमें लीस्ट कंसर्न होना चाहिए। तो इस तरह से एक डेटा चार्ट है जिसके बेसिस पे IUCN हर कुछ सालों में एक रेड लिस्ट डालती है, और रेड लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी हैं, कौन सी स्पीशीज एक्सटेंट है इन वाइल्ड। एक्सटेंट इन वाइल्ड मीन्स आपको फॉरेस्ट एरिया में या आउटर एनवायरनमेंट में वो स्पीशी का एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, बट इन द कैप्टिविटी इन द जू वो एनिमल्स अभी भी प्रोटेक्टेड हैं। रीजनली एक्सटेंट मतलब कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में वो ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो चुके हैं वाइल्ड में। अब आती है हमारे पास थ्रेटेंड कैटेगरीज। थ्रेटेंड कैटेगरीज में IUCN हमें बताता है कि कौन सी स्पीशीज वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्राइटेरिया में है। वल्नरेबल मीन्स वो नियर थ्रेटेंड से आप खतरे में आ चुकी हैं। एंडेंजर्ड मतलब अब आप देख सकते हो एंडेंजर्ड है, उनका एक्सटेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उनका नंबर कम हो रहा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मीन्स अब उनका नंबर वाइल्ड में बहुत ज्यादा कम हो चुका है, दैट दे कैन एक्सटेंड इन वाइल्ड। ठीक है, तो ये आपका एक्सटेंशन रिस्क का चार्ट है आपका, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो कौन से कैटेगरी में आती है। तो इस बेसिस पे आपका IUCN पूरे डेटा को, सभी फ्लोरा और फौना को कैटेगराइज करता है। लीस्ट कंसर्न या नियर थ्रेटेंड में वो ऑर्गेनिज्म है जिनका नंबर वाइल्ड में अभी बहुत ज्यादा है और उनके बारे में हमें ध्यान देने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो स्पीशीज प्रॉपरली अडेप्टेड है और रिप्रोड्यूस कर रही है इन अ प्रॉपर नंबर। तो IUCN जो रेड लिस्ट का डॉक्यूमेंट था 2004 का, उसके हिसाब से 784 स्पीशीज एक्सटेंड हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप देखो कितने ज्यादा नंबर स्पीशीज अभी तक एक्सटेंड हो गई हैं। तो डोडो बर्ड है, 3 सब स्पीशीज है टाइगर की, बाली जवान और कैस्पियन है। जो ये एक्सटेंशन है ये मेन रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि असली में अगर हम बोले हम अपनी एरिया के अलावा हम फॉरेस्ट में जा रहे हैं, हम उनके एरिया में एंटर कर रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि हमारे घरों में आ रहे हैं, टाइगर आ रहा है, लायन आ रहा है। तो ये उनकी गलती तो है नहीं, हमने फॉरेस्ट कट किया और हम उनके एरिया में एंटर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे एरिया में आएंगे ही। जैसे आप देख सकते हो कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड। तो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में ह्यूमन का कॉलोनाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स खत्म हो गई, एक्सटेंट हो गई हैं। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब व्हेन देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मेंबर ऑफ दैट स्पीशीज प्रेजेंट इन वाइल्ड। तो ये है एक्सटेंशन, मतलब वो स्पीशी का एक भी मेंबर वाइल्ड में प्रेजेंट नहीं है। तो IUCN की जो रेड लिस्ट थी वो डॉक्यूमेंट में आपके पास 784 स्पीशीज में आपके पास देखो 338 वर्टिब्रेट्स, और ये सब डेटाबेस चीजें हैं जो लास्ट 500 ईयर्स में कैलकुलेट किया था कि कितनी स्पीशीज हमने लूज कर दी हैं। तो सबसे रीसेंट एक्सटेंशन है वो आपकी डोडो बर्ड, और ये सारे जो आप एक्सटेंशंस देख सकते हैं ये नाम आपके लिए डेटाबेस चीजें हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए नीट और बोर्ड में एज एन एग्जाम्पल आप इन्हें यूज कर सकते हैं, तो कोई भी 2 नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ये जो एक्सटेंशन का सिनारियो है ये इतना ज्यादा है कि मोर देन 15,500 स्पीशीज करंटली थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन फेस कर रही है। इसका मतलब वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो हमारा कैटेगरी थी उसमें आ चुकी हैं। तो आप देख सकते हो प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज, 23% ऑफ एनिमल और 32% ऑफ ऑल एम्फीबियंस एंड 34% ऑफ जिम्नोस्पर्म्स ये थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन पे हैं, मतलब एक्सटेंशन फेस कर रहे हैं। अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो ये स्पीशीज भी हम लूज कर देंगे।
तो आप देख सकते हो मतलब ये जो पूरा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें हम इतनी स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन है लाइफ का, ये इसीलिए आया है क्योंकि अर्थ पे 5 मास एक्सटेंशन हुए हैं। अब मास एक्सटेंशन क्या है, जैसे कि आप लोगों ने जो पीरियड होते हैं अर्थ के, जैसे जुरासिक पीरियड है, टेरासिक पीरियड है, परमीनियन, तो इस तरह से डिफरेंट पीरियड का एक चार्ट है जो इवोल्यूशन चैप्टर में है। तो जैसे जो जुरासिक पीरियड था उसमें हमारे डायनासोर्स थे, तो वो स्वाइप अप हुए हमारे उसमें से एक मास एक्सटेंशन में। तो इसी तरह 5 मास एक्सटेंशन हुए तब जाके हमें इतनी डाइवर्स स्पीशीज मिली। तो आप सोचो जो 6th मास एक्सटेंशन होगा वो कितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा, कितना ज़्यादा बड़ा होगा। तो जिस तरह से अभी हालात हैं हमारे अर्थ के, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्रिएट हो चुके हैं, तो करंट जो स्पीशीज मास एक्सटेंशन रेट होगा ना वो 100 से 1000 टाइम फास्टर होगा, जो कि पहले नहीं था प्री ह्यूमन टाइम्स में, मतलब जब ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं थी उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि अब ह्यूमन प्रेजेंट है और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है अर्थ पे। तो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो ये रेट ऑफ एक्सटेंशन है ये 1000 टाइम फास्टर होगा। और इकोलॉजिस्ट ने ये वार्निंग भी दी है कि जिस तरह के सिनारियो अर्थ पे चल रहे हैं तो विद इन 100 ईयर्स हम हाफ ऑफ द स्पीशीज जो है फ्लोरा और फौना की वो लूज कर देंगे अर्थ से, वो वाइप आउट हो जाएंगी क्लियरली। तो जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इन अ रीजन में लीड टू, अगर बायोडाइवर्सिटी इसी तरह से एक्सटेंड होती गई तो क्या होगा, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी वैरायटी नहीं रह जाएगी, न्यू वैरायटीज नहीं आएंगी क्योंकि जो प्रेजेंट में है वही एक्सटेंड हो रही हैं। लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट, तो एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन क्या होता है, इट इज एन ऑल्टरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम बाय एक्सटर्नल और इंटरनल मीन्स। इसका मतलब कि आपके जो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नली इंड्यूस्ड हैं या वो इंटरनली हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन हो गया, ड्रग इनहिबिशन हो गया। अब एनवायरनमेंट के केस में देखें तो इकोसिस्टम में जो टेम्पररी या क्विक चेंजेस हो रहे हैं जो कि ऑल्टर कर रहे हैं फिजिकल स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। तो आपके इस तरह से अचानक जो ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी, तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो जो चेंजेस हो रहे हैं इस तरह के, इससे स्पीशीज प्लांट और एनिमल दोनों स्पीशीज अफेक्ट होती है। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल। तो वेरिएबिलिटी कैसे आ रही है, वेरिएबिलिटी आना इकोसिस्टम प्रोसेसेस में क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज, हम एक्स्ट्रा चीजें, फॉरेस्ट है उनको कट करके हम क्रॉप जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए से यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सब चीजें जनरल है, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो ये सब चीजें ऑब्वियसली होंगी। तो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्या कारण है कि हम इन बायोडाइवर्सिटी को लूज कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो यही है, हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। तो असली में अगर हम अपने आप को इंटेलिजेंट मैमल कह रहे हैं बट हम ही सबसे ज्यादा शैतान है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है हमारे लिए प्लांट्स इंपॉर्टेंट है बट हम फिर भी उनको कट कर रहे हैं। अब अगर पॉल्यूशन बढ़ गया है, हमें पता है पॉल्यूशन प्लांट ही कम कर पाएंगे बिकॉज वो ही कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेंगे और पॉल्यूशन रेट को कम करेंगे, जैसे कि हमने 10th क्लास में भी ऑक्सीजन साइकिल पढ़ी है। तो ये जो साइकिल है ये प्लांट ठीक कर सकते हैं, फिर भी हम ह्यूमन वही चीजें कर रहे हैं जो हमें भी एक्सटेंशन पे ले जाएंगी। और सबसे पहले हमारा ही एक्सटेंशन होना है क्योंकि हम तो प्लांट के बिना रह ही नहीं सकते, प्लांट्स हमारे बिना आराम से रह सकते। तो जो 4 मेजर कॉजेज हैं जो आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं, द ईवल क्वार्टेट करके आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ईवल क्वार्टेट, तो या फिर डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार 4 मेजर कॉजेज या मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज लिखो। तो आपको इस तरह से 4 पॉइंट्स है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस मीन्स जो भी एनिमल है वो अपने हैबिटेट खो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तो एनिमल्स के लिए जगह ही नहीं बची है, वो कहाँ रहेंगे। या फिर फ्रेगमेंट, जंगल के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, जंगल को अलग अलग एरिया में वो पूरे पेड़ काट दिए, वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया, वहाँ पे खेती की जा रही है। तो इस तरह से भी एनिमल परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके जो हैबिटेट है या फिर वो लूज कर रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन बस रही है, या फिर फ्रेगमेंट होके उस लैंड को एज एन एग्रीकल्चरल लैंड यूज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक टाइम था जब अर्थ पे 14% जो लैंड एरिया था वहाँ रेन फॉरेस्ट है, अब वो 14% से 6% हो गया है।
तो इतने फास्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जैसे कि आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसे हम लंग ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं, बिकॉज 20% ऑक्सीजन आपका ये अमेजन रेन फॉरेस्ट दे रहा है। तो आप सोचो अमेजन रेन फॉरेस्ट में कल्टीवेशन हो रहा है सोयाबीन का, क्या हम सोयाबीन के बिना रह नहीं पाएंगे? सोयाबीन के अलावा और भी फूड है ना, बट फिर भी देखो ह्यूमन किस तरह से वहाँ ये चीज़ का कल्टीवेशन कर रहा है, और जो हमारे पास नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है, जो नेचर का हमें गिफ्ट है, उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो कितना हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कितनी स्पीशीज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। माइग्रेटरी एनिमल्स हैं, वहाँ आना जाना, उनके लिए भी प्रॉब्लम, बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि देखो हम कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो वैसे ही यहाँ पे केस है। When human needs turn into greed, जब हमारी ज़रूरत लालच में बदल जाए, तो हमारी ज़रूरत जितनी है अर्थ वो पूरा कर रही है और सबकी ज़रूरतें पूरा कर रही है, बट हमारी वो कभी लालच पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लालची हो जाएंगे तो अर्थ हमें कितना भी प्रोवाइड करे, हमारी ग्रीड खत्म नहीं होगी। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, जो कि यही हो रहा है। ह्यूमन एक्सप्लॉइट कर रहा है, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मेराइन पॉपुलेशन हो, चाहे आपके टेरेस्ट्रियल पॉपुलेशन हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन हर रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो आप देख सकते हो ह्यूमन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ह्यूमन ही क्रिएट कर रहे हैं ये प्रॉब्लम। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि ये स्पीशीज प्रॉब्लम हो, इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो एलियन स्पीशीज इन्वेजन मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्वेजिव स्पीशीज जो होती है, एक्सोटिक स्पीशीज जिन्हें हम कहते हैं। तो अगर किसी एरिया में कोई स्पीशी है, स्पीशी ए, वो उस एरिया में नहीं रहती, ठीक है, हमने उसे इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे आपके फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको एग्जांपल बताया था वाटर हायसिंथ, इकॉर्निया क्रेसिपस, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर उसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, और अब वो एक बहुत ही खतरनाक, मतलब इन्वेसिव वीड, डेंजरस वीड की तरह अब इंडिया में सभी और एक्वेटिक बॉडीज को बिल्कुल परेशान कर रखा है। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, पूरी वाटर का जो ऑक्सीजन है वो कम कर दिया, ऑक्सीजन लेवल। तो इन्वेजिव स्पीशीज यही होती हैं जो किसी एरिया में इंट्रोड्यूस कर दी और एंड दे अडेप्टेड वेरी वेल। उसकी वजह से अब क्या होगा, जैसे कि नाइल पर्च का एग्जाम्पल है जो इंट्रोड्यूस की गई लेक विक्टोरिया में, तो ईस्ट अफ्रीका में ऐसा हुआ, और ये जो आपकी कार्निवोर स्पीशी थी, इसके इंट्रोड्यूस होने की वजह से मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ सिक्लिड फिशेस वो लेक से एक्सटेंड हो गई। तो आप देखो कि इस तरह की इन्वेजिव स्पीशीज की वजह से, जो कि ह्यूमन के इंटेंशनली इंट्रोड्यूस करने से या अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस करने की वजह से, जो नॉर्मल स्पीशीज हैं जो उस एरिया में अडेप्टेड है, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो एक रीसेंट एग्जांपल है जो अफ्रीकन कैटफिश का था, जो फॉर एक्वाकल्चर में आपकी कैटफिश जो है क्लैरियस गैरीपाइनस, जो आपकी कैटफिश है, एक्वाकल्चर में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, और इसकी वजह से जो इंडिजीनियस स्पीशीज थी, इंडिजीनियस स्पीशीज क्या होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था एंडेमिक स्पीशीज, जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक रीजन में ही मिलती हैं, उसके अलावा वो कहीं और नहीं मिलेंगी। तो वो इंडिजीनियस जो कैटफिश स्पीशीज थी रिवर में, उनके लिए ये अफ्रीकन कैटफिश ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो इनके ये थ्रेटेंड हो गई अपने ही एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट इज को एक्सटेंशन। तो को एक्सटेंशन क्या है, अब यहाँ को इवोल्यूशन से हम रिलेट करते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, जैसे कि आपका ऑर्किड, ऑफाइरस और बीज का। तो ये दोनों को इवॉल्व हुए हैं, पॉलिनेशन होता है, एक को नेक्टर मिलता है। तो इसी तरह से हर एक स्पीशीज, जैसे प्लांट पॉलिनेटर हो गए, चाहे म्यूचुअलिज्म का कोई भी आप एग्जांपल लो, दोनों स्पीशीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक भी स्पीशी वाइप आउट होती है तो दूसरी स्पीशीज पे भी उतना ही भयंकर असर पड़ेगा, वो भी एक्सटेंड हो जाएगी। अब अगर मैं आपको एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, वो नखरे करता है, वो कुछ ही चीजें खा रहा है, वो कोई कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहा है, या कुछ कोई भी, अगर वो कार्निवोर है या ओमनीवोर है, वो कुछ स्पेसिफिक फूड को ही खाता है। अगर उसका फूड एक्सटेंट हो गया, अगर उसका फूड नेचर से चला गया, तो उसका भी एक्सटेंशन पक्का है, क्योंकि वो तो और कोई चीज कंज्यूम करता ही नहीं है। तो ऐसे ही अगर हो स्पीशीज एक्सटेंट हो जाएंगी, तो उसके साथ जो पैरासाइट्स हैं उनका भी यही फेट होगा, उनके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये को इवॉल्व हुए हैं, साथ में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो हमें क्यों कंजर्व करनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी? हमने ये तो देख लिया क्या कारण है कि हम बायोडाइवर्सिटी को लूज कर रहे हैं,
है ना। 4 रीजन हमने देखे, आपका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो गया, एलियन स्पीशीज इन्वेजन हो गया, को एक्सटेंशन हो गया और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का? तो 3 चीजें हैं हमारे पास, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन और एथिकल। ठीक है, तो ये 3 चीजों में हमने इसे डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। तो सबसे पहले नैरो यूटिलिटेरियन, तो आप खुद देखोगे कि ये सब चीजें ऐसी हैं सब ह्यूमन सेल्फिशनेस के लिए। हम क्यों बचाएं बायोडाइवर्सिटी को? क्योंकि सारा खाना, सारा फूड वहां से आ रहा है। ठीक है, फूड, फाइबर, जो भी चीज आप देख लो, जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से मिले हैं। मेडिसिन ले लो, देखो 25% ड्रग्स जो करंटली सोल्ड हो रहे हैं मार्केट में वो फॉरेस्ट से आ रहे हैं। 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑल ओवर वर्ल्ड जो मिल रही हैं वो फॉरेस्ट से मिल रही है। तो आप सोचो हर एक प्रोडक्ट के लिए तो हम हमारे फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं। तो ये पहला रीजन है नैरो यूटिलिटी, इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी बचानी है। बायो प्रोस्पेक्टिंग, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको पूछी जा सकती है बोर्ड में। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ह्यूमन अपने लिए ही, मतलब हम स्पीशीज को मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे और स्पीशीज लेवल पे उनको प्रॉपरली उनके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें ताकि हम उनमें से ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल सके जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज बायो प्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन ये कहता है स्टेटमेंट कि बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम में हमें इस तरह की सर्विसेज, जैसे हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं, वो प्रोवाइड कर रही है जो हमने कभी नेचर से मांगी नहीं, हमें फिर भी नेचर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अमेज़न फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन दे रहा है 20%, प्लांट्स तो अपना काम कर रहे हैं बट वो ऑक्सीजन हमारे लिए यूजफुल है। पॉलिनेशन बिना पूछे, देखो पॉलिनेशन हमेशा, जो आपके बीज हैं ये इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, ब्लूम हो रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अगर पॉलिनेटर्स नहीं होंगे ना तो अर्थ पे आप सोच सकते हो कि कितना, मतलब बैरन लैंड जैसे हो जाएगा, पूरा बंजर जमीन, क्योंकि पॉलिनेटर्स के बिना आपके प्लांट्स भी नहीं रह सकते। तो प्लांट और पॉलिनेटर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो ये चीजें हैं जो बिना पूछे अर्थ हमें दे रही है ना। जैसे हम कहते हैं इनटेंजिबल बेनिफिट्स, जैसे कि अगर आप किसी भी अच्छे एरिया में जाते हैं जो नेचर के बहुत ही करीब है, तो आपको जो खुशबू आ रही है मिट्टी की, ये जो नेचर की खुशबू आ रही है, जो फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं, जो चिड़ियां हैं वो चहचहा रही हैं, तो जो चिड़ियों का सॉन्ग्स है, तो ये सब चीजें जो हैं ये नेचर का जो ब्यूटीफुल पार्ट है, ये नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है, नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है बिना किसी कोई फी के। तो एथिकल आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि हम जो हैं बहुत सारे फ्लोरा, फौना, माइक्रोब्स के साथ ये प्लैनेट शेयर कर रहे हैं, तो हमारी भी तो कोई मॉरल ड्यूटी बनती है ना कि हम इन्हें प्रोटेक्ट करें। ऐसा तो नहीं कि ओवर एक्सप्लॉइट करें, यूज करें इन्हें और छोड़ दें। ठीक है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम अपने आप को एक इंटेलिजेंट मैमल कहते हैं तो हमें हर एक स्पीशी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका वैल्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एनिमल को जाते हुए देख रहे हैं, डॉग को जाते हुए उसको पत्थर मार रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हर एक एनिमल की लाइफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि आपको कोई हर्ट ना करे, तो वैसे ही वो एनिमल को भी लगता है ना, बट वो बोल नहीं पा रहे हैं तो आप उन्हें हर्ट नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हर एक चीज जो हमें प्लैनेट ने, अर्थ ने, मदर अर्थ ने हमें प्रोवाइड करी है, तो उसका हम ध्यान रखें और उस लेगेसी को, वो जो बायोलॉजिकल लेगेसी है, उसे फ्यूचर जनरेशन को भी पास ऑन करें। ऐसा ना हो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन सिर्फ टाइगर, लॉयन, एलिफेंट को सिर्फ फोटोज में ही देख पाए बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।